एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो है कि रिसोर्स क्या होता है। व्हाट इज़ रिसोर्स? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स। तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के काम आए वो रिसोर्स होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अब क्या मतलब है इन टर्म्स का टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल का? हम इनका मतलब समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मान लीजिए कि आपके पास एक लैंड है, लैंड का टुकड़ा है, उसमें गोल्ड दबा हुआ है। तो वैसे तो जो भी मिनरल्स लैंड में मिलते हैं वो कंट्री के गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन फिर भी आप एज्यूम करिए कि आपके पास एक लैंड है, उसके अंदर गोल्ड दबा हुआ है। तो आप खुश हो जाते हो कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा उस गोल्ड का, तो आप उसे निकालने की सोचते हो। लेकिन फिर आपको पता लगता है कि मेरे पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कैसे निकालूं मैं इसको? तो जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो गोल्ड आपके लिए कोई काम का नहीं है। तो क्या आप उसे रिसोर्स कहेंगे? नहीं। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं है तब तक वो रिसोर्स नहीं है। फिर आप कैसे भी करके कोई टेक्नोलॉजी ले आती हैं, तो फिर अब इकोनॉमिकली फिजिबल क्या होगा? टेक्नोलॉजी आपने जुगाड़ कर लिया टेक्नोलॉजी का, फिर आप सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो मैं गोल्ड निकाल कर पैसे कमा लूँगा। लेकिन फिर आपको पता लगता है कि जो गोल्ड दबा हुआ है लैंड में वो सिर्फ 50,000 का है, और जितने टेक्नोलॉजी पे आपने पैसे लगाए हैं वो तो 5 लाख लग रहे हैं। तो क्या आप गोल्ड निकालेंगे? तो फिर वो क्या आपको प्रॉफिट देगा? नहीं। इसीलिए क्या होगा कि वो भी आपके लिए रिसोर्स नहीं होगा। अब इसके बाद में आप इकोनॉमिकली फिजिबल तरीके से निकाल भी लेते हैं, टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है अब आपको, और उससे आपको प्रॉफिट भी होने वाला होता है। लेकिन फिर अब आप क्या करते हो कि आपको पता लगता है कि गोल्ड को हमारी जो कम्युनिटी है, सराउंडिंग है, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं देता, कोई ख़रीदता ही नहीं है गोल्ड। तो फिर क्या आप उस गोल्ड को निकालने के लिए इतनी मेहनत करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका भी हमारे लिए कोई प्रॉफिट नहीं है, तो इसीलिए वो भी रिसोर्स नहीं होगा। अब हम कल्चरली एक्सेप्टेबल का एक और एग्जांपल लेंगे कि आप कोई भी नॉन वेज फूड शॉप खोलते हैं और आपकी सराउंडिंग में सभी वेज हैं, सभी वेज हैं, तो क्या होगा कि आपने जो नॉन वेज फूड शॉप खोली है उस पर कोई ख़रीदने ही नहीं जाएगा। तो फिर उसका क्या फ़ायदा? वो क्या आपके लिए रिसोर्स होगा? नहीं, क्योंकि कोई ख़रीदेगा ही नहीं, कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो रिसोर्स किस चीज़ का? तो इसीलिए कल्चरली एक्सेप्टेबल ये होता है। तो कोई भी चीज़ अगर टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, और हमारी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करती है, तभी वो रिसोर्स होगी, वरना नहीं होगी। अब हम बात करेंगे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या होता है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप? क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग कैसे रिलेशनशिप में है, रिलेटेड है, सभी के साथ मिला हुआ है, नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो वो होगा कि सबसे पहले ह्यूमन का किसी भी रिसोर्स को ढूंढने के लिए कहाँ जाएगा? रिसोर्स चाहिए ह्यूमन को, तो वो जाएगा नेचर के पास। एक बार फिर से बनाते हैं हम ये कि ह्यूमन बीइंग सबसे पहले जाएगा नेचर के पास रिसोर्स के लिए। जब उसे पता लगेगा कि यहाँ पर नेचर में कहाँ कहाँ रिसोर्स मिल सकते हैं, जैसे रिवर्स में, फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में, तो उसे पता लगेगा कि यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, तो उन्हें निकालने की सोचेगा। जब उन्हें निकालने की, एक्सट्रैक्ट करने की सोचेगा, तो उसे टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। और जब वो टेक्नोलॉजी क्रिएट कर लेगा, तो उस टेक्नोलॉजी से जब वो रिसोर्स बना लेगा, तो उन्हें इकोनॉमिक, खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उन रिसोर्सेज के लिए एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेगा जहाँ पे वो अच्छे से उनको प्रिपेयर करके सेल कर सके और कुछ प्रॉफिट कमा सके। तो ऐसे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप इसे कहते हैं, जिसमें कि
तीनों चीज़ें आपस से जुड़ी हुई है। अब हम रीड कर लेते हैं इसे। तो क्या होगा, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, फिर थ्रो टेक्नोलॉजी, कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी की मदद से, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और फिर रिसोर्स जो मिल जाते हैं उन्हें, तो उन्हें इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं उनकी इकोनॉमिक, खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले रिसोर्सेज कि कोई भी चीज़ हमारे सेटिस्फाई करे नीड को, और वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो वो रिसोर्स होगी। रिसोर्स के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो कि नेचर से हमें मिले हैं, और जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं। अब नेचुरल रिसोर्स को डिवाइड किया जाता है और फर्दर दो पार्ट्स में, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल जो रीन्यू कर सकते हैं, नॉन रीन्यूएबल जो रीन्यू नहीं कर सकते। उसके बाद में कंटिन्यूस एंड बायोलॉजिकल में रीन्यूएबल डिवाइड होता है। रिसाइकल एंड नॉन रिसाइकल में नॉन रीन्यूएबल डिवाइड होता है। फिर बायोलॉजिकल के भी और सब पार्ट्स होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन या फिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। इधर ह्यूमन को डिवाइड किया जाता है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस में और क्वांटिटी एंड क्वालिटी में। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द basis, on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of status of development, on the basis of ownership, we will talk about these things. So thank you and have a nice day.